दोस्तों, देश में जितने भी गैरकानूनी काम हैं उसे करने में महारत हासिल जो है वो केंद्र की मोदी सरकार ने कर ली है और उन अधिकारियों के ऊपर ज्यादा मेहरबान होती हुई दिखाई देती है जिस अधिकारी ने किसी न किसी बहाने से गांधी परिवार को टारगेट किया हो या आरएसएस और भाजपा के कांड को छुपाने में भरपूर सहयोग दिया हो, उसके लिए तो नस्काट प्रेम मचाती हुई केंद्र की मोदी सरकार दिखाई देती है। और ऐसे ही अधिकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है भागी भागी केंद्र की मोदी सरकार, जहां ईडी निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा की अवधि पीरियड को बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि संजय कुमार मिश्रा को रिटायर्ड 19 नवंबर 2022 को हो जाना चाहिए था, पर 3 बार लगातार उनकी अवधि पीरियड बढ़ाई गई और जब इसका प्रेशर पड़ा केंद्र की मोदी सरकार पर तो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां यह बताया गया कि फाइनेंशियल टैक्स फोर्सेस को लेकर के तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, उसी को लेकर के इनका अवधि पीरियड बढ़ाया जाना चाहिए। और संजय कुमार मिश्रा की खासियत यह है कि जब कोई आरटीआई एक्टिविस्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपनी आरटीआई लगाता है और सवाल पूछता है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार ने सीआरपीएफ, इसरो और बीएसएफ का दर्जा आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं को दे दिया है, और इतना बड़ा संगठन बिना रजिस्टर्ड के कैसे चल रहा है, जिसका कोई तरीके से प्रमाण नहीं है, पर ये लोग काम कर रहे हैं, जिस पर ईडी की तरफ से आरटीआई एक्टिविस्ट को जवाब जाता है कि साहब हम इसकी जानकारी जो है वो आपको नहीं दे सकते। और आखिर सभी का अधिकार है ये जानने का कि किस तरीके से क्या कार्य किया जा रहा है, पर आरटीआई एक्टिविस्ट को 24/4 का हवाला ईडी द्वारा दे दिया जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर हमलावर, उनकी जड़ों को खोदने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से तमाम कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता हुआ दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी बचाना है। इधर जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई उसको भी अपने आप को, भाजपा को बचाना है। और इनकी तमाम पूरी कुंडली अगर किसी एक शख्स के हाथ में है तो वो है संजय कुमार मिश्रा, जहां इनके इशारे पर ईडी की कार्रवाई किसी भी नेता के ऊपर हो जाती है और तुरंत उस राज्य में घुस करके ईडी कार्रवाई भी करना शुरू कर देता है। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर ईडी की कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। जब यही सारे सवाल खंगाले गए तो एक रिपोर्ट तैयार की गई है, और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टैक्स फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। इसके पहले 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी भी है। संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर्ड होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर थे। इस दौरान पहले ही सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में इसी फैसले के संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया। एसजी मेहता ने बेंच में कहा कि संजय मिश्रा ने केस में कुछ अर्जेंसी, इस पर तुरंत सुनवाई करे। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि 11 जुलाई का फैसला 3 जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल
भी शामिल थे। फिलहाल वे अलग अलग कोर्ट रूम में बैठे रहे। सॉलिसिटर जनरल की अपील पर बेंच ने मामले को गुरुवार दोपहर 3:30 बजे सुनवाई के लिए किया है। 1984 में सर्विस यानी IRS संजय कुमार मिश्रा सिलेक्ट हुए थे। करीब 34 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस दे चुके हैं। इसके अलावा वे विदेशों में भी धन छुपाने वाले भारतीयों के मामले को देखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बॉडी का हिस्सा रहे हैं, जिसमें इन मामलों के अलावा नेहरू गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस समेत यस बैंक के राणा कपूर का केस, ICICI बैंक के पूर्व CEO दीपक कोचर के केस की भी जांच उन्होंने ही लीड की थी। आपको बता दें कि भाजपा के मात्र संगठन RSS यानी कि देश भर में अलग अलग 50,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। माना जाता है कि संख्या कई करोड़ है, संख्या कई रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से पता चल रहा है कि मेंबरशिप नहीं लेते। ऐसे में सवाल है कि आखिर करोड़ों सदस्य के संगठन RSS का एक खर्चा कहां से चलता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि यह पैसा वैध तरीके से आता है या फिर अवैध तरीके से। RSS को लेकर लगातार RTI दाखिल करने वाले पेशे से मजदूर RTI कार्यकर्ता ललन सिंह ने एक बार फिर ईडी के पास संगठन के संघर्ष में जानकारी हासिल करनी चाहिए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। ललन सिंह सवाल उठाते हैं कि करोड़ों मेंबर वाले RSS के बारे में ईडी को जानकारी होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, या फिर मोदी सरकार का स्वीकार करना चाहिए कि ये उसी तरह हमारी संस्था है जैसे CRPF है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। गौरतलब है कि ललन सिंह ने RSS को लेकर ईडी में एक RTI दाखिल कर जानकारी मांगी थी। RSS को लेकर क्या आर्थिक स्थितियां हैं, इस पर बातचीत हुई। ललन सिंह कहते हैं कि इसके लिए हमने दिल्ली में रवि तिवारी को एक RTI दी। इतने बड़े संगठन RSS का खर्चा कहां से आता है? कहीं आपका धन शोषण का मामला तो नहीं बनता? अगर ऐसा हो तो RSS पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर इस RTI का कोई जवाब नहीं आया। हमने फिर से RTI डाली कि जो RTI हमारी तरफ से दाखिल की गई थी उस पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है, मगर इस RTI को टालते हुए दिल्ली के अधिकारी ने इस मसले को मुंबई भेज दिया। RSS का हेड ऑफिस आपके क्षेत्र में है, इसलिए आप इस बात की जानकारी दीजिए। मुंबई ईडी से हमें RTI का जवाब मिला कि इस बारे में आपको RTI की धारा 24(4) के तहत जानकारी नहीं दी जा सकती। यानी ईडी ने इन धारा को एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जिससे कि RSS को बचाया जा सके। RSS को बचाने का यानी 4 का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। 24(4) में 25 ऐसी संस्था शामिल हैं जिनकी जानकारी RTI में नहीं मिलती। मगर सवाल यह है कि RSS तो सरकारी संस्था नहीं है, तो फिर ईडी का इस्तेमाल यहां क्यों कर रहा है? मगर इन 25 संस्थानों में भी अगर कहीं मानवाधिकारों का हनन होता है, कहीं गबन भ्रष्टाचार हो रहा है या मामला अगर जनहित से जुड़ा है तो जानकारी देनी होती है। सवाल यह है कि RSS भी भारत की सरकार की उन 25 संस्थाओं में शामिल है जिनके बारे में RTI के नियम 24(4) के तहत जानकारी देने से मना किया जा रहा है। क्या RSS भी भारत सरकार की एक ऐसी संस्था हो गई है जिसके बारे में खुलासा करने पर देश में खतरा है? पर इतिहासकार और RSS पर लंबे समय से काम कर रहे शमसुल इस्लाम कहते हैं कि RTI की धारा 24(4) के तहत RSS नहीं आता। कुछ अधिकारियों ने अपने आप से तय कर दिया है कि RSS भी उसमें है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस RSS को भारत सरकार द्वारा अलग अलग समय में 3 बार प्रतिबंधित किया गया है, वह कैसे भारत सरकार का इतनी नजदीकी बन जाता है कि उसके बारे में RTI की धाराओं का इस्तेमाल कर जानकारी देने तक अधिकारी मना कर देते हैं। जाहिर तौर पर इसका सीधा रिश्ता भाजपा से है, क्योंकि भाजपा का RSS मात्र संगठन है और फिलहाल देश भर भाजपा राज कर रही है। RTI एक्टिविस्ट ललन कुमार सिंह और RSS के जानकार शमसुल इस्लाम साफ तौर पर कहते हैं कि भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़े अधिकारियों ने अघोषित तौर पर यह घोषित कर दिया है कि RSS सरकार के अंतर्गत आने वाली वे संस्था है जिसमें CRPF, ISRO, BSF या भारत सरकार के वे गुप्त संगठन शामिल हैं जिनके बारे में RTI के तहत जानकारी नहीं दी जा सकती।
ऐसे में सवाल यह है कि अभी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है, आरएसएस के मंत्रालय में भी कोई भागीदारी सीधे तौर पर नहीं बनी है, बावजूद इसके ये मान लेना पड़ेगा कि आरएसएस मोदी सरकार का हिस्सा है। आलोचक भी ये कहने लगे हैं कि 2024 में अगर मोदी सत्ता में आते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से कोई नहीं रोक सकता। पर सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ईडी द्वारा क्यों बचाया जा रहा है? जहां भ्रष्टाचार के नाम पर तमाम कार्रवाई कर दी जाती है, वहां आरएसएस के ऊपर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करता? और जो 24/4 का हवाला दिया जा रहा है ईडी द्वारा, वो ये है कि आप 24/4 के तहत सीआरपीएफ, बीएसएफ और इसरो की जानकारी किसी को नहीं दे सकते, और उसी तरजीह में आरएसएस को खड़ा कर दिया गया है ईडी द्वारा। और यही कारण है जिसके चलते मोदी सरकार को दबे पांव सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है ईडी निदेशक को बचाने के लिए। हर एक तस्वीर आपके साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।